दिवालिया होने के कगार पर दुनिया के 7 देश पहुंच चुके हैं और 3 तो भारत के पड़ोसी हैं। इन सब के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तो वहीं चीन के शेयर बाजार में अब निवेशकों को क्या मिला है, कहीं ये बुलबुला तो नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के कई दर्जन देश इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इन देशों के हालत इतने खराब हैं कि कोई भी दूसरा देश या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं इन्हें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इन देशों के सामने दिवालिया होने का संकट बना हुआ है। 7 देशों के नाम है, जिसमें से 3 भारत के पड़ोसी है। यूएनडीपी प्रमुख अचीम स्टेनर ने कहा कि 2022 में 50 गरीब देशों को दिवालिया होने का खतरा है। दिवालियापन के कारणों में महंगाई, ऊर्जा संकट और बढ़ता कर्ज का बोझ शामिल है। पहला तो पाकिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भले ही पाकिस्तान को अभी दिवालियापन से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। $3 बिलियन के इसी तरह के IMF बेलआउट ने 2023 में डिफॉल्ट को टाल दिया था, लेकिन राजनीतिक संकट में फंसे देश को इस साल एक और बेलआउट की जरूरत है। हाल ही में दिया गया $7 बिलियन का ऋण पाकिस्तान के कर्ज को देखते हुए समुद्र में एक बूंद के समान है। पाकिस्तान का कर राजस्व का कम से कम 60% पुराना ऋण चुकाने में चला जाएगा। मई 2024 में IMF ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान को 2029 तक कम से कम $123 बिलियन के बाहरी वित्त पोषण की जरूरत होगी। पाकिस्तान की GDP 2023-2024 में $374 बिलियन पर आ गई थी, जो 2022 में 375 पर थी। गिरावट के बावजूद अगस्त में जो महंगाई है वो 9.6% रही। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2022 के बाद पहली बार IMF से $1 बिलियन की किस्त मिलने के बाद $10 बिलियन से ऊपर वापस आ गया, लेकिन ये 3 महीने के आयात के लिए भी काफी नहीं है। दूसरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका अप्रैल 2022 में पहली बार डिफॉल्ट घोषित हुआ था। तब श्रीलंका पर $83 बिलियन के कर्ज थे, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर सिर्फ $50 मिलियन रह गया था। अब स्थिति सामान्य हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार अब $5.95 बिलियन पर है, जो 3 साल का उच्चतम स्तर है। सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति 67 से गिरकर अगस्त 2024 में सिर्फ 1.1% रह गई। GDP 2017 में लगभग $94 बिलियन से गिरकर 2023 में $84.4 बिलियन पर आ गई, लेकिन इस साल जनवरी और जून 2024 के इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2022-2023 में 9.5% संकुचन के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है। हालांकि बढ़ती गरीबी और ऋण दायित्व अर्थव्यवस्था की रिकवरी में बाधा डाल सकते हैं। बांग्लादेश का कुल ऋण $156 बिलियन है, जिसमें 2008 से 5 गुना वृद्धि हो रही है। केंद्रीय बैंक ने पिछले कुछ सालों में टका का अवमूल्यन कर दिया है, लेकिन इससे अब कोई मदद नहीं मिली है। एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में महंगाई बढ़कर 10.1% हो जाएगी, जिसका मुख्य कारण केंद्रीय बैंक ने पिछले कुछ सालों में टका का अवमूल्यन भी किया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। खैर, एशियाई विकास बैंक की उम्मीद है कि साल 2025 में महंगाई बढ़ जाएगी और इसके बाद खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी, और जिस तरीके से बैंकों पर दबाव बढ़ेगा उसे लेकर माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की भी बिगड़ जाएगी। और उसके बाद वेनेजुएला है। वेनेजुएला का वर्तमान कर्जा है $154 बिलियन। 2017 में चुकाना शुरू किया था। वेनेजुएला का GDP 2012 में 372 बिलियन से घटकर 102 बिलियन हो गया है। इतिहास में एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे धनी देश था, लेकिन आज दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट ने अर्थव्यवस्था को और अधिक कमजोर कर दिया है। बाकी बची खुची कसर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने पूरी कर दी है। पिछले साल वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में 5% की वृद्धि हुई और इस साल 4% के वृद्धि होने की उम्मीद है। वैश्विक प्रतिबंधों में ढील आर्थिक प्रदर्शन में सुधार ला रहा है, हालांकि ये नाकाफी है। तेल समृद्ध देश अपने ऋण के पुनर्गठन के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस बीच देश के 82% लोग गरीबी में जी रहे हैं और महंगाई कम हो रही है, लेकिन केंद्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कीमतों में वृद्धि अभी भी एक साल पहले की तुलना में 25% अधिक है। अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में भी
कुछ इसी तरीके के हालात हैं। ज़ाम्बिया में भी इसी तरीके के हालात हैं और घाना में है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर मार्केट में जहां पिछले कई दिनों से गिरावट है, तो वहीं चीनी बाजार में अच्छी खासी तेजी आई हुई है। चीन के प्रोत्साहन पैकेज की वजह से विदेशी निवेशक चीन का रुख कर रहे हैं। ये भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर चीनी मार्केट में लगा रहे हैं। चीन के मार्केट में उछाल इस कदर है कि वहाँ कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड ने एक हफ्ते में 10% से ज्यादा रिटर्न दिया है। कुछ का रिटर्न 30% का रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाजार के जानकार इसे बुलबुला बता रहे हैं, ऐसा बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है। भारतीय शेयर मार्केट में 27 सितंबर से लगातार गिरावट है। सेंसेक्स में तब से अब तक 4000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ गई है। इसमें निवेशकों के करीब 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं चीन अपनी मार्केट और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ी करने के लिए उपाय अपना रहा है। प्रोत्साहन पैकेज इसी का हिस्सा है। इससे विदेशी निवेशकों का चीनी मार्केट में फिर से भरोसा बढ़ा है और चीनी शेयर मार्केट में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। इसी के कारण चीन की कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड में भी तेजी आई है। राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, ब्याज दरों में कटौती और कई सेक्टर में सरकार के सपोर्ट के कारण चीन के मार्केट में तेजी आई है। इससे म्यूचुअल फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस कारण निवेशकों को अब चीनी म्यूचुअल फंड अधिक आकर्षक लगने लगे हैं। काफी म्यूचुअल फंड ने एक हफ्ते में 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पर जानकार कहते हैं कि जो ये तेजी है, ये तेजी पल भर की है और ये तेजी इस तरीके से फूटेगी जिसमें कि चारों खाने चित होने वाले सीन पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाइना ने पैसे तो लगा दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बड़ा जोखिम है। यहाँ फिजडम के वीपी रिसर्च सागर शिंदे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म निवेश के लिए अभी चीन का ठीक है, तुरंत किया और तुरंत पैसे निकाल लिए तो फिर आपको पैसे यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो ये जोखिम भरा फैसला हो सकता है। शिंदे कहते हैं चीनी फंड में लॉन्ग टर्म में निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा, इसे लेकर अनिश्चितता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में चल रहे मुद्दे, व्यापक आर्थिक चिंताएं शामिल है। शिंदे के मुताबिक लॉन्ग टर्म निवेशकों को चीन के आर्थिक माहौल और अस्थिरता को देखते हुए सावधानी से निवेश करना चाहिए। बात अगर सालाना आधार पर म्यूचुअल रिटर्न की करें तो स्थिति अच्छी नजर नहीं आती है। साल 2021 में इन फंडों ने नकारात्मक रिटर्न दिया था। 2021 में 5 फंडों ने कुल 9.8% का नुकसान उठाया था। वहीं साल 2022 में 15 और साल 2023 में 8% का नुकसान उठाया था। ऐसे में जानकार चीन के म्यूचुअल फंड में सावधानी से निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना का यह बुलबुला फूटेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।